नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। दरबार कई दिनों से स्थगित चल रहा था, इसलिए रियाया में खुसर पुसर शुरू हो गई थी। धृतराष्ट्र कई दिनों से दरबार में हाजिर नहीं हुए थे, इसलिए दरबारियों को भी चिंता हो रही थी। धृतराष्ट्र को इसकी भनक थी, इसलिए आज की सुबह वो नहा धोकर इत्र फुलेल छिड़क कर दरबार में पहुंचे थे। उन्हें देखकर सबने राहत की सांस ली। दरबार की रंगत लौट आई। धृतराष्ट्र का चेहरा चमचमा रहा था। एक दरबारी ने पूछ लिया, महाराज, इतने दिनों अनुपस्थिति की वजह? धृतराष्ट्र ने कहा, कुछ नासाज तबीयत की मार और कुछ आर्यावर्त में चल रहा चुनावी मौसम, इस चक्कर में दरबार छूट गया था। दरबारी ने कहा, तब तो अगले कुछ दिनों तक इसी तरह दरबार में आना जाना लगा रहेगा। धृतराष्ट्र ने हाँ में सिर हिलाया। इस पूरी गुफ्तगू के दौरान संजय थोड़ा गुमशुदा बैठे थे। धृतराष्ट्र का ध्यान उनकी ओर गया। उन्होंने पूछा, संजय, क्यों खोए खोए से हो? संजय की तंद्रा भंग हुई। उन्होंने हड़बड़ाहट को छिपाकर कहा, कुछ नहीं महाराज, दरबार आते हुए रास्ते में दो बच्चे आपस में बात करते हुए मिले थे। उनकी बातों से मन थोड़ा खिन्न हो गया। धृतराष्ट्र ने कहा, हमको भी बताओ। गम साझा करने से कम होता है और खुशी साझा करने से बढ़ती है। संजय ने कहा, दरअसल महाराज, रास्ते में मस्जिद की सीढ़ियों पर दो बच्चे बैठे आपस में बात कर रहे थे। मैंने उनकी बात सुनी। पहला बच्चा दूसरे से पूछ रहा था, खुदा तक हमारी फरियाद पहुंचती है? दूसरे बच्चे ने कहा, लगता तो है। पहले बच्चे ने फिर पूछा, और लाउडस्पीकर से अजान भी खुदा तक पहुंचती होगी? दूसरे बच्चे ने कहा, कहते तो ऐसा ही हैं। पहले बच्चे ने इसके बाद अगला सवाल किया, तो फिर बम के धमाकों की आवाज उसके कानों तक क्यों नहीं पहुंचती? दूसरे बच्चे ने कहा, चलो चलकर उसी खुदा से पूछ लेते हैं। इसके बाद एक मिसाइल मस्जिद के ऊपर गिरी और मलबे में पड़े दोनों बच्चों के जिस्म से रूह फना हो गई। यह सुनते ही मैं, धृतराष्ट्र, सभी दरबारियों के मुंह से हरि बोल फूट पड़ा। सबने दोनों बच्चों की याद में 2 मिनट का मौन रखा। इस गमजदा माहौल से निकलकर धृतराष्ट्र को डंकापति की याद आई। उन्हें भरोसा था कि अगर दो देशों की जंग में इंसानियत इस कदर पिस रही है तो डंकापति निश्चित ही इस समस्या से निपटने का इंतजाम कर रहे होंगे। लेकिन संजय ने जो जवाब दिया वह सुनकर धृतराष्ट्र के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि डंकापति ने पहली बार फिलिस्तीन का हाथ छोड़ दिया है। भारत ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में जॉर्डन की तरफ से पेश किए गए प्रस्ताव पर मतदान नहीं किया। भारत ने इससे परहेज किया। इस प्रस्ताव में इजराइल और हमास में जारी युद्ध विराम का आह्वान किया गया था। संजय ने बोलना जारी रखा। डंकापति के इस रवैये की लानत मलानत उनका विपक्ष भी कर रहा है, लेकिन डंकापति ने साफ कर दिया है कि अब न तो वो दिन रहे न वो लोग रहे जो फिलिस्तीन के जायज अधिकारों की बात करें। अब नया इंडिया है, नई बात करेगा। यह सुनकर धृतराष्ट्र को थोड़ा धक्का सा लगा, दिल में दर्द उठा, लेकिन उन्होंने जाहिर न करते हुए पूछा, काफी दिनों से डंकापति की कोई सूचना नहीं मिली, क्या कर रहे हैं इन दिनों? संजय ने तार बेतार संपर्क का इस्तेमाल करते हुए डंकापति की ताज़ा लोकेशन को ट्रेस किया और बताया कि इन दिनों डंकापति धुआंधार चुनावी दौरे पर हैं। मैं चित्रकूट की परम पावन भूमि को पुनः प्रणाम करता हूँ। बिलासपुर का आह्वान है, छत्तीसगढ़ का ऐलान है। छत्तीसगढ़ में परिवर्तन तय हो गया है। पूरा राजस्थान, पूरा मेवाड़ क्या सोच रहा है, ये आज यहाँ चित्तौड़गढ़ में साफ साफ दिखाई देता है। आज मुझे तेलंगाना के लोगों के कल्याण के लिए कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला। संजय ने यह बात कही और फिर उनका मन बुझ गया। धृतराष्ट्र ने यह बात ताड़ ली कि संजय कुछ छुपा रहा है। उन्होंने पूछ लिया, क्या हुआ? डंकापति के चुनावी दौरे से तुमको क्या दिक्कत हो गई?
संजय ने कहा, दिक्कत नहीं महाराज, बस यह बताना था कि वहां कतर में 8 हिंदुस्तानियों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है और डंकापति यहां चुनावी दौरे पर दौरे किए जा रहे हैं। कतर की एक कोर्ट ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई। बीते 1 साल से ज्यादा समय से ये 8 भारतीय कतर की हिरासत में। धृतराष्ट्र चौंके, यह कैसे हुआ? कतर क्यों हिंदुस्तानियों को फांसी देने की बात कर रहा है? संजय ने कहा, महाराज, कतर को शक है कि 8 हिंदुस्तानी जासूसी में शामिल थे। अब डंकापति की सरकार के सामने इन हिंदुस्तानियों को सुरक्षित लाने की चुनौती है, लेकिन डंकापति को चुनाव से ही फुर्सत नहीं है। धृतराष्ट्र ने पूछ लिया, क्या डंकापति जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं? संजय ने जवाब दिया, डंकापति तो त्रिलोकदर्शी हैं, जो भी कर रहे होंगे सोच समझकर ही कर रहे होंगे। मोदी जी भगवान का अवतार है। मोदी जी भगवान का अवतार है। इस बात पर धृतराष्ट्र भड़क गए। उन्होंने कहा, संजय मस्खरी मत करो, यह बहुत गंभीर बात है। संजय ने सिर झुकाकर कहा, जी महाराज, बात बहुत गंभीर है, मुझे इस बात का पूरी तरह से एहसास है। दरअसल यह बात मैं नहीं कह रहा, डंकापति वास्तव में अवतार हैं। यह बात खुद उनकी सेनापति बन चुकी बहन कंगना ने कही है। मेरे पसंदीदा पर्सन इज प्राइम मिनिस्टर मोदी। वो हमारे लिए एक अवतार हैं। वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। उनका जन्म जो है इस देश के उद्धार के लिए हुआ है और इस नहीं तो मैं ट्रोल हो जाऊं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब श्री कृष्ण हुए थे तो श्री कृष्ण के बारे में सुदामा ने कहा कि वो भगवान है, भगवान है, भगवान है। दुर्योधन ने कहा, अरे काहे का भगवान, कुछ नहीं, 1 नंबर का नटुआ है। संजय इसके बाद भी जारी रहे। यह बात सुनने के बाद समस्त आर्यावर्त वासियों का भरोसा पक्का हो गया है कि डंकापति कृष्ण के अवतार हैं और आर्यावर्त की धरती पर उनका जन्म लीला करने के लिए हुआ है। वो लीला दिखाएंगे, बाकी काम और लोग करेंगे। लीला से एक बात याद आ गई महाराज, हुक्म हो तो सुनाऊं। धृतराष्ट्र ने कहा, अब जब मुंह खोल ही दिया है तो सुना भी दो। संजय ने कहा, डंकापति की ताजा लीला यह है महाराज कि अब उनके राज में सारे जिलों में सरकारी अधिकारी रथ प्रभारी बनकर घूमेंगे। पवन खेड़ा ने अपने ट्वीट में वित्त मंत्रालय के एक सरकारी सर्कुलर को शामिल किया है, जिसमें लिखा है कि भारत सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को दिखाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा निकलने वाली है। यह यात्रा इस साल 20 नवंबर से लेकर अगले साल 25 जनवरी तक चलेगी। इसकी तैयारी के लिए, निगरानी के लिए तय हुआ है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी, निदेशक और उप सचिव स्तर के अधिकारी को रथ प्रभारी बनाया जाएगा। धृतराष्ट्र ने इस मौके पर टोंक दिया, ये अधिकारी रथ पर बैठकर करेंगे क्या? संजय ने कहा, रथ पर बैठकर ये अधिकारी देश के 766 जिलों में डंकापति का प्रचार करेंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, डंकापति तो दावा करते थे कि उनकी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। 10 करोड़ से ज्यादा उनके सक्रिय शागिर्द हैं। क्या वो सब सिर्फ मिस कॉल मारकर मिसिंग हो गए, जो अब अधिकारियों को उनका बाजा बजाना पड़ेगा? और भारतीय जनता पार्टी ही 18 करोड़ के सदस्य संख्या वाली दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी एक परिवार के रूप में खड़ी हो गई है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। संजय ने इस मौके का लाभ उठाते हुए कहा, मिस कॉल मारकर मिसिंग हो जाने वाले तो बहुतेरे पड़े हैं महाराज, लेकिन डंकापति के एक बड़े मित्र और आर्यावर्त के एक बड़े उद्योगपति ने एक नया टंटा खड़ा कर दिया है। धृतराष्ट्र थोड़ा सतर्क हो गए। प्रतिक्रिया देने से पहले माजरे को समझ लेना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने पूछ लिया, कौन सा उद्योगपति और कौन सा टंटा? संजय ने कहा, बहुत सम्मानित उद्योगपति हैं नारायण बाबू। नारायण बाबू ने जोश जोश में बोल दिया है कि हे हिंदुस्तान के नौजवानों, कहां अपनी जवानी मुफ्त के इंटरनेट डाटा और अर्ध अश्लील रील और शॉर्ट्स देखकर बर्बाद कर रहे हो। इसी हाथ में देश की कमान थाम लो। वक्त आ गया है जब तुमको हफ्ते में 70 घंटे काम करना होगा, वरना हाथ हिलाने के अलावा हाथ में कुछ नहीं बचेगा। So therefore, my request is that our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. यह सुनकर धृतराष्ट्र का चेहरा खिल उठा। उन्होंने कहा, यह तो बहुत सही कहा नारायण बाबू ने। काम करेगा इंडिया तभी तो विश्वगुरु बनेगा इंडिया। इसमें दिक्कत क्या है? संजय ने कहा, दिक्कत हमको और आपको नहीं है महाराज, दिक्कत डंकापति और उनके शागिर्दों को हो गई है। डंकापति ने पहले से ही इस बाबत एक ऐलान कर रखा था कि हर दिन 18 घंटे काम करते रहते हैं। आज अगर आप चाहें
तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जरूर प्रेरणा ले सकते हैं, जो हर दिन 18 घंटे काम करते हैं और एक हफ्ते में औसतन लगभग 125 घंटे काम करते हैं। जाहिरन कोई भी मानक इसी 18 घंटे के मद्देनजर बनाना चाहिए। अगर नौजवान नारायण बाबू की बातों में फंस गए तो 70 घंटे के हिसाब से हर दिन का औसत महज 10 घंटे का ही आता है। डंकापति के शागिर्द और भक्तों को लगता है कि अगर लौंडे नारायण बाबू की बातों को मानने लगे तो डंकापति की बेइज्जती हो जाएगी। कहाँ 18 घंटे, कहाँ 10 घंटे। डंकापति को भी लगता है कि कामकाज के घंटों में इतना ड्रास्टिक गिरावट विश्वगुरु प्रोजेक्ट की सेहत के लिए ठीक नहीं है। डंकापति के शागिर्दों को लगता है कि यह सब नारायण बाबू ने विश्वगुरु प्रोजेक्ट को पलीता लगाने के लिए ही किया है। उधर नारायण बाबू कुएं और खाई के बीच फंस गए। आर्यावर्ती लौंडों ने सोशल मीडिया पर उन्हें घेर लिया और सरे राह लगे करने गाली गलौज। मसलन, आप कैसे हमसे 70 घंटे काम करवा सकते हैं? हम क्या इस धरती पर काम करने के लिए पैदा हुए हैं? कायनात की कई ताकतों ने मिलकर हमें इस धरती पर उतारा है। हमारा इस धरती पर आगमन का मकसद था चिल ब्रो चिल। और इस चिल ब्रो की प्रक्रिया में थोड़ा बहुत धरती का बोझ बढ़ जाए तो हमें क्या फर्क पड़ता है? हम खुद तो यहां आना नहीं चाहते थे। दो लोगों ने मिलकर आपस में तय कर लिया, कायनात की ताकतों ने मिलकर हमें यहां भेज दिया। अब आप कह रहे हैं काम करो और 70 घंटे करो। यह भी कोई बात हुई? हम तो चिल करेंगे। यह सुनकर धृतराष्ट्र के जिस्म के भीतर बेचैनी और गुस्सा आपस में कुश्ती करने लगे। कोफ्त बढ़ने लगी। आर्यावर्ती लौंडों पर कुछ अश्लील से लगने वाले शब्द उछालने के बाद वो उठ गए। यह सभा विसर्जन का संकेत था। वो अंतःपुर की ओर बढ़े जा रहे थे और लगातार लौंडों के ऊपर फिरंट हुए जा रहे थे। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। पुराने जमाने में हर मंदिर, हर मजार, हर दरगाह पर मन्नत मांगने का रिवाज था। आज भी है। किसी को धंधे का, किसी को बच्चे का, किसी को शादी ब्याह की मन्नत मांगनी होती थी। आज के ज़माने में मन्नत को प्रमोशन कहते हैं। अब जैसे पुराने ज़माने में होता था, कुछ मन्नतें पूरी होती थी, कुछ अधूरी रह जाती थी, वैसे ही आज के ज़माने में भी होता है। कुछ प्रमोशन सफल हो जाते हैं, कुछ असफल रह जाते हैं। बहन कंगना ने अपनी नई फिल्म की सफलता के लिए हर मंदिर, मज़ार, दरगाह पर मन्नतें, माफ़ कीजिएगा, प्रमोशन किया। राम की अयोध्या, कृष्ण के अवतार, स्टैचू ऑफ यूनिटी से लेकर दरबारी मीडिया तक की दौड़ तो ठीक थी, लेकिन बहन कंगना मन्नत पूरी करवाने के लिए इजराइल के एम्बेसडर के पास भी पहुंच गई। हमास का रावण भी जला दिया और लगे हाथ फिल्म की मन्नत भी मांग ली। Had a very soulful meeting with Israel's ambassador to Bharat, Shri Naor Gilon ji. आज पूरी दुनिया, खासकर इजराइल और भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी जंग लड़ रहे हैं। कल जब मैं रावण दहन करने दिल्ली पहुंची तो मुझे लगा कि इजराइल एम्बेसी आकर उन लोगों से मिलना चाहिए जो आज के आधुनिक रावण हमास जैसे आतंकवादियों को परास्त कर रहे हैं। जिस प्रकार से छोटे बच्चों को, महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है, ये दिल को झकझोर देने वाला है। मुझे पूरी उम्मीद है आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में इजराइल विजयी होगा। उनके साथ मैंने अपने आने वाली फिल्म तेजस और भारत के आत्मनिर्भर लड़ाकू विमान तेजस के बारे में चर्चा की। और बहन की यह वाली मन्नत ऐसी कि ऊपर स्वर्ग में बैठे अटल जी की आत्मा भी त्राहिमाम करने लगी। अपने ड्राइंग रूम की अदायगी वाली फोटो लगाकर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि, मतलब मजा ही आ गया। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस का सपना देखने वाले और संपूर्ण राष्ट्र के लिए प्रेरणा शक्ति श्री अटल बिहारी वाजपेयी को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। लेकिन जैसा हमने पहले ही कहा कि हर मन्नत पूरी नहीं होती, उसी तरह हर प्रमोशन भी सफल नहीं होता। वही हाल कंगना की नई फिल्म का हुआ। बड़ी और कड़ी कोशिश की बहन कंगना ने कि निशाना लग जाए, लेकिन निशाना था कि चूकने के अलावा किसी और बात पर राजी ही नहीं। इधर बहन का निशाना चूका, उधर फिल्म औंधे मुंह गिरी। तब कंगना को याद आया कि बायकॉट बॉलीवुड तो बहुत बुरी बात है, ऐसे तो फिल्म वालों की रोजी रोटी ही बंद हो जाएगी। पिछले कल हमारी फिल्म तेजस सिनेमा घरों में आई है
और जिन्होंने भी ये फिल्म देखी है बहुत सराहना और हमें बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कोविड के बाद हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाई है। 99% फिल्मों को ऑडियंस चांस भी नहीं देते हैं। तो दोस्तों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खासकर मल्टीप्लेक्स की ऑडियंसेस से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने पहले उरी, मैरी कॉम, नीरजा जैसी फिल्मों का आनंद उठाया है तो आपको तेजस्वी बहुत पसंद आएगी। जय हिंद। लेकिन हर हथकंडे के बावजूद जनता वहीं की वहीं, न टस हुई न मस। फिल्म की हालत देखकर एक ने कहा, यह तो ट्रू ब्लू डिजास्टर है। यह दुर्गति देख कंगना ने कहा, मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा। जिंदगी जब इस तरह से मजे लेने लगे तब क्या ही करना चाहिए। इससे अच्छा तो पी ही लेना चाहिए था। हमारी भी यही सलाह है कि जब जिंदगी मजे लेने पर उतारू हो तो खुद भी मजे ही लेने चाहिए। चिल बहन। इधर कंगना है, उधर एक और बहन है रूबिका लियाकत, जिन्हें खुदा नहीं तो खुदा से कम भी होने का मुगालता नहीं है। जब बगल में बम गिर रहे हों, निर्दोष सिविलियन मर रहे हों, तब पीस बोले तो शांति का यह रील मूर्ख मगज की ही उपज हो सकती है। This part of my life is called peace. Peace. ये गई थी इजराइल में वॉर कवर करने, लेकिन इनको देख सुनकर जो समझ आया उसके मुताबिक ये इजराइल से पिकनिक मनाकर वापस आ गई हैं। दम पे दम रील बनाकर ठेल रही हैं, क्योंकि इनकी सूचनाओं और समाचारों को तवज्जो देने के लिए कोई तैयार नहीं है। भारत सरकार की स्वयंभू प्रवक्ता बहन रूबिका लियाकत ने अपने इजराइल प्रवास में 2 चीजें हासिल की। एक तो यह नकली वाला लहजा, बोले तो एक्सेंट, और दूसरा यह वाला दावा। There should be no terrorism, and the government of India is very sure that we are with Israel, and we are against any organization that tries to inflict war on you. इसको एहसास कमतरी कहते हैं। अंग्रेजियत का भूत उनके ऊपर सवार है जिनकी रोजी रोटी भारतीय भाषाओं से चलती है। खैर, वहां तक तो ठीक था, लेकिन अगर भारत सरकार की ओर से दावे और प्रतिक्रियाएं भी वही करने लगेंगी तो एस जयशंकर जी का विदेश मंत्रालय क्या करेगा और अरिंदम बागची जी से प्रतिक्रियाएं कौन मांगेगा। दरअसल रूबिका पत्रकारों की उस नई पीढ़ी की घामड़ प्रवक्ता हैं जिन्हें पता ही नहीं कि पत्रकारिता की हद क्या है। शुक्र है कि वहां पर इन्हें गणेश जी और लक्ष्मी जी के दर्शन हो गए। गणेश जी, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी की भी आपको तस्वीरें दिखाई देंगी। इसके बाद तो युद्ध का सारा दुख भूलकर भजमन नारायण नारायण में बहन लीन हो गई। यहाँ इजराइल में इनके दीदार करके कुछ पल के लिए अच्छा लगा। भाई यहाँ या तो आपको यहूदियों का रिलीजन दिखेगा या फिर यहाँ पर आपको क्रिश्चियनिटी दिखेगी। ज्यादातर यहूदी हैं। अब अरब्स इस वक्त आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर इस्लाम की बात करें तो वो इस वक्त तो मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। बहन को वहां पर कोई अरब या मुसलमान नहीं दिखा, शायद सामने कोई शीशा नहीं था, इसलिए सिर्फ यहूदी और क्रिश्चियन ही दिखे और साथ में गणेश जी दिख गए तो यात्रा सफल ही मानी जाएगी। लौटते समय पीस का एहसास तो था ही, लेकिन युद्ध की यह विभीषिका सबके लिए पीस का एहसास नहीं है। इजराइल फिलिस्तीन के बीच शुरू हुए युद्ध में अब तक बड़ी संख्या में पत्रकारों की जान जा चुकी है। ये वो पत्रकार हैं जो वास्तव में युद्ध को कवर कर रहे थे। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट यानी CPJ के मुताबिक अब तक इस लड़ाई में मारे गए करीब 9,000 लोगों में 29 पत्रकार शामिल हैं। इनमें से 24 पत्रकार फिलिस्तीन के हैं, 4 इजराइल के और 1 लेबनीज है। साथ ही 9 पत्रकार लापता हैं, उनकी कोई सूचना नहीं है। perhaps hoping that the tragedy won't touch his own family. It did. Wael Dahdouh's wife Amna, his 16-year-old son Mahmoud, his 7-year-old daughter Sham, and his 18-month-old grandson Adam killed in an airstrike. युद्ध में लोग मारे जाते हैं, उसके साथ ही उन तमाम लोगों की कहानियां भी दफन हो जाती हैं जो इसे दर्ज करने में लगे होते हैं। लेकिन जो युद्ध का मजाक बना रहे होते हैं वो सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं। ये बड़ा दावा ईरान की तरफ से किया गया है। इस दावे में कितना दम है?
देखिए, ईरान हमास का समर्थन कर रहा है, ईरान हिजबुल्लाह का समर्थन कर रहा है और इजराइल बार-बार ये आरोप लगा रहा है कि ईरान इन्हें मदद कर रहा है, चाहे वित्तीय मदद हो या अन्य प्रकार की मदद हो। ईरान के ऊपर इजराइल की तरफ से ये आरोप लगाया जाता है और मैं आज मुझे पता चला कि ईरान की जो आर्मी है वो एक युद्धाभ्यास भी कर रही है 2 दिनों का, क्योंकि ईरान अगर इस युद्ध में कूदता है। वैसे जी न्यूज की इस सुपर एक्सक्लूसिव पहल का 2 वजहों से स्वागत होना चाहिए। अव्वल तो भारत के खबरिया चैनलों में जो असुरक्षा का माहौल है, इसे देखते हुए सुरक्षात्मक उपाय करने में कोई बुराई नहीं। दूसरी बात, हाईटेक जमाना है, भगवान न करे इजराइल के पागलपन में कोई मिसाइल घूम घाम कर जी न्यूज के स्टूडियो पर आ गिरे, इसलिए भी युद्ध की पोशाक पहनकर बकलोली करना जरूरी है। गए हफ्ते हमारे खबरिया चैनलों को दानिश कनेरिया के रूप में एक नया तारिक फतह मिल गया। कनेरिया ने सुधीर चौधरी को दिए एक इंटरव्यू में बहुत से दावे किए और बहुत सी जानकारियां साझा की। शायद अफरीदी हो गए, बाकी लोगों ने मुझे बहुत सताया, बहुत मेरे साथ खाना नहीं खाते थे, कन्वर्जन की बात करते थे। मुझे मेरे बोर्ड ने कभी सपोर्ट नहीं किया, चाहे वो नजम सेट्टी हो, कोई भी हो। सपोर्ट इसके लिए नहीं किया ना बॉस, क्योंकि मैं हिंदू भाई, मैं अगर खेलूंगा तो इनके रिकॉर्ड तोड़ दूंगा ना, आहिस्ता आहिस्ता सबके रिकॉर्ड तोड़ दूंगा मैं, क्योंकि पता था कि मेरी परफॉर्मेंस पे तो ये मुझे नहीं रोक सकते थे ना, ग्राउंड के अंदर मेरा हाथ तो नहीं पकड़ सकते। इनको पता है कि जिस तरह की ये बॉलिंग करता है, परफॉर्म करता है, ये तो सबके रिकॉर्ड तोड़ देगा। आज की तारीख में शर्जील खान, ये वो जितने लोग हैं, सबने इतने गुनाह किए, इन्होंने स्पॉट फिक्सिंग करी है मैचों के दौरान, इंटरनेशनल मैचों के दौरान, और पीएस उनको सबको लेके आए, सबको पीसीबी ने सपोर्ट किया, लेकिन दानिश कनेरिया को कभी सपोर्ट नहीं किया। टूर्नामेंट में, एशिया कप में कहीं बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था शमी को, और उनको तो सबसे पहले विराट कोहली ने आके उनको सबको जवाब दिया कि मेरा टीम मैन है। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि किसी ने मेरे पर आरोप लगाया और मेरी टीममेट ने आके मेरे को सपोर्ट किया। एक समय में दुनिया की बेहतरीन क्रिकेट खेलने वाले पाकिस्तानी क्रिकेट की तबाही में कई बातों का योगदान है और उनमें से एक है धर्म को खेल में घसीट लाने की जिद। कनेरिया ने जो बातें शाहिद अफरीदी के लिए कही, वह बात पाकिस्तान के कई अन्य खिलाड़ियों के लिए भी सही है। इसी दबाव का शिकार होकर पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक रहे ईसाई यूसुफ योहाना ने इस्लाम अपना लिया ताकि उनका करियर बचा रहे। पाकिस्तान के बड़े अखबार द डॉन में पाकिस्तानी क्रिकेट की इस तबाही से जुड़े कई बेहतरीन लेख हैं। कैसे पाकिस्तान में धर्म को क्रिकेट के ऊपर बिठा दिया गया, यह समस्या पाकिस्तान की राजनीति, खेल और समाज तक की असफलता में आज चौतरफा दिखती है। रिशाद महमूद का यह लेख आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आज तक और सुधीर चौधरी के शो में गड़बड़ी ये कि आप अपनी टीआरपी के लिए पाकिस्तान को गाली दिलवाने के लिए एक व्यक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप किसी की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। खासकर इस तरह के सवालों का आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल करना या फिर संदर्भ से काट कर इस्तेमाल करना नैतिक रूप से भी गलत है। यह सवाल और उसका जवाब देखिए। दानिश प्रभाशंकर भाई कनेरिया, क्या आप कभी ये कोशिश करेंगे कि आप भारत की नागरिकता ही ले लें, अगर आपको भारत इतना ही पसंद है? और मैं हमेशा से यही है कि यार, मैं नेशनलिटी लेना या लेना वो बात नहीं है, बात है कि जब मौका मिलेगा तो जरूर, व्हाई नॉट। आज तक ने कनेरिया के जवाब को जिस तरह से काट कर दिखाया, वह पाकिस्तान में उनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। आप कह सकते हैं कि कनेरिया वयस्क हैं और अपना नफा नुकसान सोचकर ही बोल रहे होंगे। फिर भी भारत पाकिस्तान के रिश्तों में जटिलताएं बहुत होती हैं, सीधी बात बहुत कम होती है। ऐसे देश में जहां पर ब्लास्फेमी जैसा आदिम कानून चलता है, जहां ईश निंदा के नाम पर लोगों की हत्या हो जाती है, वहां इस तरह से एक खिलाड़ी को उसके देश के खिलाफ, उसके बहुसंख्यक धर्म से जुड़ी असहज बातें किसी राष्ट्रीय चैनल पर कहने के बड़े खतरे हो सकते हैं। अब आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर थाउजेंड्स ऑफ द माइग्रेंट्स वर्कर्स इन डिफरेंट ग्रुप्स वॉकिंग। इस हफ्ते की रिपोर्ट बीबीसी हिंदी से है। यह कहानी पंजाब के संगरूर जिले की है, जहां बुजुर्ग महिलाएं इन दिनों पढ़ना लिखना सीख रही हैं। जो काम बचपन में छूट गया था, उसे 55 की उम्र में पूरा किया जा रहा है। कहा भी गया है, देर आयद दुरुस्त आयद। ਸਾਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਪੜਨ ਦਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਟੁਕ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਉਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਭਾਈ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, 3 ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗ ਗਈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪੜਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਊੜਾ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਆੜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਪਾਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਊੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾੜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਸਿਖਾਇਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਊੜਾ,
ਆੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਊੜਾ ਉੱਠ ਆੜਾ ਨਾਰ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲਿਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।